Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial. So well, आज हमारा टॉपिक है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रेंट के ऊपर जो रिकार्डियन ने थ्योरी दी थी इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। ठीक है, रिकार्डियन ने क्या थ्योरी दी थी कि रेंट कैसे कैसे लेना होता है, रेंट किसके ऊपर लगता है, इसमें क्या क्या अजम्पशन थे। इसमें इंपॉर्टेंट आपके एजम्पशन है, पहले बताता हूँ, क्योंकि जो आपका माइक्रो का पोर्शन है उसमें आपको थ्योरी के पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो पॉइंट चीज़ें एज्यूम की गई, जैसे डिमांड में अजम्पशन है कि डिमांड किस किस के ऊपर कैसी कैसी होती है, कैसे चेंज होता है, कैसा रिलेशन होता है, अलग अलग अजम्पशन थे कि ऐसा होगा तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ये लॉ काम नहीं करेगा। तो सेम रिकॉर्डियन के भी कुछ अजम्पशन थे इस थ्योरी के अंदर कि किस पे ऊपर आप रेंट ले सकते हो, इसके फैक्टर क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या, हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो इससे बाहर से आएगा, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिए जाएंगे सारे पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेंट होता क्या है, तो बेसिकली जो रेंट की डेफिनेशन वो क्या है, रेंट क्या होता है, रेंट इज़ द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। मतलब कि रेंट कुछ नहीं है, रेंट एक प्राइस है जो पेड किया जाता है लैंड को यूज़ करने के बदले में। आप लैंड को यूज़ कर रहे हो, उसके बदले में जो आप प्राइस दे रहे हो उसको, वही क्या है, रेंट है। जैसे मान लीजिए आपने उधार में किसी का ज़मीन लिया और उस पर आपने क्या किया, कुछ कल्टीवेशन, कुछ क्रॉप्स वगैरह उगाए और फिर उसको आपने 6 मंथ या 1 साल के बाद उसके बदले में रेंट दे दिया उसको। तो रिकॉर्डियन के अकॉर्डिंग चले तो इसने सिर्फ यहाँ पे क्या किया था, लैंड को लेके इसने बोला था कि कॉर्न की फसल उगाई थी, कल्टीवेशन, इसके अकॉर्डिंग रेंट दिया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, कॉर्न के अकॉर्डिंग रेंट डिसाइड हुआ था कि लैंड की वैल्यू क्या होगी। चलिए वो हम आगे पढ़ेंगे। तो रेंट क्या है, एक प्राइस है जो पेड किया जाता है लैंड को यूज़ करने के बदले में। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल के अकॉर्डिंग चले, इसने बोला था द इनकम डायराइव, जो इनकम बनेगी किससे, फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड से एंड अदर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रेंट का नाम देते हैं। देखिए ये जितना मुझे अच्छे से सुनिएगा उतने ही अच्छे से आपको समझ भी आएगा। जी अगर आप मेरे को ध्यान से सुनते हो मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, आपको अपने आप थ्योरी समझ आ जाएगी। अगर आप मेरी बातें नहीं सुनोगे, उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंक्लूड नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको ध्यान से सुनना है। ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैं स्लाइड्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन है, इसको मैं लिखने में क्लास मेरी 1 घंटे की बन जाती है, तो मैं आपको इसके नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मार्शल ने बोला था कि जो इनकम डायराइव्ड होगी कहाँ से, फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड से एंड अदर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो अदर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है, मतलब है कि लैंड, जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे तो लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, मैन्यूअर यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हो ताकि आपकी लैंड की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाए, सो एज आपका जो भी फसल उगा रहे हो उसका ग्रोथ भी अच्छा हो। तो मार्शल ने क्या बोला था कि जो इनकम डेराइव्ड होगी, जो इनकम मिलेगी किससे, एक ओनरशिप ऑफ लैंड से प्लस जो अदर फ्री गिफ्ट्स हैं। इसका मानना ये था कि आपके जो लैंड के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे नहीं आते, ये बाय नेचर आपको गिफ्ट मिले हुए हैं। तो ऐसा, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है, आपको लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चे किए जाए करने पड़ेंगे, बट इसके अकॉर्डिंग इनका मानना था कि लैंड पे कोई खर्चा नहीं किया जाता, ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होता है। इसी को आप क्या बोलते हो, रेंट बोलते हो। अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के चलें, मॉडर्न के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, इसका मतलब रेंट में आल्सो अराइज आउट ऑफ द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के जिसकी वजह से आपका रेंट में भी बढ़ सकता है, अराइज हो सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेंट। अभी तक जो इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ नहीं हुआ, रेंट होता है क्या, मैंने छोटी सी बात आपको बताई। ठीक है, अभी हम रिकॉर्डियन पे आएंगे धीरे धीरे, देखिए। तो चलिए हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रेंट की। रेंट कौन कौन से टाइप का हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है इकोनॉमिक रेंट, समझाऊंगा एक एक करके। फिर हो सकता है आपका सिचुएशन रेंट। फिर हो सकता है आपका स्केर्सिटी रेंट, ये कब कब बनते हैं ये आपको मैं आप समझाऊंगा। डिफरेंशियल रेंट और ग्रॉस रेंट। चलिए इसको मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले लिख लीजिए इकोनॉमिक्स रेंट क्या होता है। इसका मतलब होता है रेफर टू द पेमेंट यूज टू लैंड अलोन, आल्सो कॉल्ड सरप्लस रेंट भी इसको बोला जाता है। ये वो रेंट होता है, मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ।
रेफर टू द पेमेंट यूज टू लैंड अलोन। इकोनॉमिक रेंट वो रेंट होता है जो रेफर करता है पेमेंट को, कौन सी पेमेंट को, जो लैंड को अकेली, लैंड सिर्फ लैंड को अकेले यूज़ करने के लिए जो पेमेंट हुई है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रेंट। मतलब सिर्फ लैंड को यूज़ करा, उसके बदले में जो रेंट दिया उसको बोलते हैं, पेमेंट दी उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रेंट। और इसी का दूसरा नाम होता है आल्सो कॉल्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आल्सो कॉल्ड सरप्लस रेंट। इसी का दूसरा नाम होता है सरप्लस रेंट। अब सरप्लस रेंट क्या होता है, ये होता है आपका इकोनॉमिक्स रेंट, इसी को बोला जाता है क्या, इकोनॉमिक्स रेंट। ठीक है, और ये भी आप आगे चल के समझ जाओगे अभी। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा सिचुएशन रेंट। क्या होता है, ये कौन सा रेंट होता है, जब आपकी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे मतलब एरिया के हिसाब से रेंट बनेगा। जैसे मान लीजिए आपकी जो लैंड की लोकेशन है वो कैसी है, लैंड जो है वो कहाँ पे, वो नियर द सिटी, किसी सिटी एरिया के पास है या किसी मार्केट के अंदर है। तो उस कंडीशन में आप बताइए लैंड का रेंट क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। तो इसमें बिल्कुल लैंड का रेंट कम ज़्यादा होगा। ठीक है, लैंड का रेंट कम ज़्यादा होगा। ये आपकी होता है कौन सा, सिचुएशन रेंट। किस तरह की सिचुएशन बन रही है उसी हिसाब से आपका लैंड का रेंट भी होगा। बात सिर्फ लैंड की हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे कैपिटल की उसके बाद लेबर की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये रेंट सिर्फ लैंड के ऊपर बात हो रही है। तीसरे टाइप का रेंट होता है, इसको बोलते हैं स्केरसिटी रेंट। कौन सा रेंट, स्केरसिटी रेंट। तो स्केरसिटी रेंट कौन सा होता है, ये चीज़ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, इसको आप कॉपी पे लिख लेना, जो मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। बाकी ये चीज़ आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्केरसिटी रेंट क्या होता है, स्केरसिटी क्या होता है, कमी होना, कमी होना। अब लैंड की कमी कैसे हो जाती है, अब लैंड की कमी कैसे हो जाती है, देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको, लैंड की कमी कैसे हो जाती है। चलिए लैंड की कमी कैसे होती है, supply of land less as compared to demand। सो रेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेंट विल बी इंक्रीज। कैसे, देखिए लैंड कभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे, कॉर्न, मैं एग्जांपल कॉर्न ही लूँगा क्योंकि कॉर्न की ही बात की थी रिकार्डियन थ्योरी में। ठीक है, मान लीजिए जहाँ पे आप कॉर्न की खेती कर रहे हो, कॉर्न की खेती कर रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा हुआ, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, कॉर्न की बढ़ गई, क्योंकि कॉर्न की डिमांड बढ़ने की वजह से ही रिकार्डियन ने थ्योरी दी थी कि कॉर्न ने प्राइस डिसाइड किया था कि लैंड का प्राइस क्या होगा, रेंट क्या होगा। ठीक है, चलिए तो कॉर्न की डिमांड बढ़ गई। अब लोग सारे क्या कर रहे थे, लोग सारे बोले कि हम भी वही कॉर्न उगाएंगे, हर जगह कॉर्न उगाने लगे। अब क्या हुआ, डिमांड इतनी बढ़ गई कि जगह कम पड़ना स्टार्ट होगी, जिसको बोलते हैं स्केरसिटी होगी। स्केरसिटी की वजह से क्या हुआ, आपका रेंट इंक्रीज हुआ, तो इसको बोलते हैं स्केरसिटी रेंट। मतलब जगह का कम पड़ जाना, लैंड का कम पड़ जाना, उसके ऊपर रेंट जब बढ़ जाता है उस रेंट को बोलते हैं स्केरसिटी रेंट। चलिए यहाँ पे 5वें नंबर लिख लीजिए 1, ये 2 कर लीजिए, ये 3 और ये 4 और ये 5। चलिए चौथे नंबर पर लिखिए डिफरेंशिएट रेंट क्या होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, सारे रेंट आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए डिफरेंशियल रेंट क्या होता है, डिफरेंशियल रेंट क्या होता है, ये बेसिकली आपकी फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है, फर्टाइल पे डिपेंड करता है। ये होता है इज बेस्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, इज बेस्ड ऑन द, और रिकार्डियन ने यही बोला था और हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्टाइल क्वालिटी ऑफ लैंड, ये किसके बेस पे होगा, ये डिफरेंशियल रेंट, और यही आप पढ़ने वाले हो क्योंकि रिकार्डियन ने इसी के ऊपर दिया था। इसने बोला था कि आपकी लैंड की फर्टिलिटी कैसी होगी, वो फसल कितनी उगा पा रही है, उस क्वालिटी के हिसाब से रेंट क्या करेगा, वेरी करेगा, रेंट कम ज़्यादा होगा। जिसकी फर्टिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा उसका रेंट भी होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी होगी उतना ज़्यादा रेंट होगा। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा डिफरेंशियल रेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो एग्जाम में आंसर होगा फर्टिलिटी ऑफ लैंड या फर्टाइल
क्वालिटी ऑफ लैंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको 5 से 10 स्टार लगा लो एक साथ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ना रिकॉर्डियन थ्योरी, और रिकॉर्डियन थ्योरी के अंदर उसने लैंड के ऊपर रेंट की बात की थी, और उसने इसमें बहुत एग्जाम्पल लेके बताया था कि जो फर्टिलिटी क्वालिटी होगी लैंड की, उसी के आधार पे आपका रेंट होगा। उस रेंट को बोला जाएगा डिफरेंशियल रेंट, मतलब दूसरी लैंड के कंपैरिजन में इस लैंड पे अच्छी ग्रेड वाली जिसकी क्वालिटी अच्छी थी उसमें कितना रेंट मिला। ठीक है, ये हम आपको भी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक बच गया आपका ग्रॉस रेंट। अब ग्रॉस रेंट कौन सा रेंट होता है, चलिए ग्रॉस रेंट के बारे में बताता हूँ आपको। ग्रॉस रेंट क्या होता है, जो आपका ग्रॉस रेंट होता है, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस सब कुछ आ गया इसमें, इसी के अंदर आपका इकोनॉमिक्स रेंट आ जाएगा, जो आपको लैंड के ऊपर मिला इकोनॉमिक रेंट। ठीक है, इसी के ऊपर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट रेंट। इंटरेस्ट रेंट, इंटरेस्ट रेंट कौन सा होता है, जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कौन सा रेंट, जो इम्प्रूवमेंट रेंट फॉर लैंड, लैंड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेंट बनेगा। जैसे आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किए, आपने खेत में कोई पंप लगा दिया पानी का, वाटर कोई वेल बनवा दिया पानी के लिए। ठीक है, तो ये वाले सारे खर्चे को बोलते हैं इंटरेस्ट रेंट। हालांकि ये सारे खर्चे रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होंगे, इनके लिए ये क्या था कि ये गॉड गिफ्टेड है, फ्री ऑफ नेचर है, गिफ्ट है ये गॉड की तरफ से। और दूसरा और क्या हो सकता है, जैसे आपका आ सकता है रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब कोई भी लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई फसल उगा रहा है, तो वो क्या है, वो एक रिस्क है, हो सकता है वो फसल बाद में ना बिके, हो सकता है बारिश की वजह से ख़राब हो जाए। उस रिस्क लेने की वजह से जो उसको रिवार्ड मिलेगा, उसको जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो उसको भी किस में डालोगे आप, ग्रॉस के अंदर। तो ग्रॉस के अंदर ये सारे के सारे रेंट आते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस रेंट। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या क्या देखिए, एक तो आपको स्केर्सिटी रेंट याद रखना है और एक डिफरेंशियल रेंट याद रखना है। बाकी इकोनॉमिक रेंट तो वही है जो लैंड के ऊपर मिलेगा। ठीक है, सिचुएशन आप समझ गए कि कंडीशन के हिसाब से कि जगह किस एरिया पे है। तो अभी हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग। अभी देखिए आपके जो इसके ऊपर थ्योरी दी थी रेंट के ऊपर, बेसिकली एक थी आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट और जिसका दूसरा नाम था रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ये हमें पढ़ना है, यही हमारे सिलेबस में है। फिर एक है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है। तो रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट अभी टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ, अभी आपने सिर्फ रेंट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलिए रिकॉर्डियन कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो गेव अ सिस्टमैटिक ऑफ रेंट इन हिज बुक। उसने एक बुक लिखी थी जिसमें रिकॉर्डियन ने एक सिस्टमेटिकली तरीका बताया था रेंट का क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उस बुक का नाम एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये नाम एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नाम आपको याद रखना है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, और ये 1809 में लिखी थी, डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बुक का नाम याद करें ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, तो ये इस डेविड रिकॉर्डो ने एक सिस्टमेटिकल तरीका बताया था रेंट का अपनी बुक में, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इस पॉइंट पे आप हाईलाइट करके रखिए अपने नोट्स के अंदर भी। ठीक है, चलिए उसके बाद इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, इसी को बोला गया क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट। क्लासिकल मतलब पुरानी है, ये पहली थ्योरी थी, इसके बाद मॉडर्न थ्योरी भी आई थी। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी थी, इसको बोला जाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट, जैसे का नाम है रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ लैंड। चलिए इसके अकॉर्डिंग क्या था, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो की हम सोचें, इसने बोला था लैंड डिफर इन फर्टिलिटी सच डैट वी कैन कैटेगराइज लैंड अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी। बोला कि जो लैंड होती है वो सब लैंड क्या होती है, डिफरेंट होती है उसकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग। हर एक की क्षमता अपनी अपनी होती है, फसल को उगाने की फर्टिलिटी उसकी अलग अलग होती है। इसी के आधार पर हम इसको लैंड को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। जिसमें इसने एग्जांपल लेके बताया था, अलग अलग ग्रेड में लैंड को बांटा था। एक लैंड ए की, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, फिर मैं आपको समझ आएगा इसमें क्या बोला था इसने ये बोला था, मान लीजिए एक आपकी लैंड है
ए ग्रेड की, ए ग्रेड की, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी फसल उगाई जा रही थी। अभी तक इस पर कोई रेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे आप रहने चले गए जहाँ पे पहले कोई भी फसल नहीं हो रही, तो इसने क्या एग्जांपल ली कि पहले एक लैंड के ऊपर फसल उगाई थी। फसल कौन सी थी? कॉर्न की, ठीक है। फसल उगाई गई, इस फसल को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए इस लैंड की वैल्यू बढ़ी और आसपास की दूसरी लैंड ली गई ग्रेड बी की, ग्रेड बी की। इस ग्रेड बी की लैंड में इतनी फर्टिलिटी नहीं थी, क्योंकि आप सबसे पहले फसल कहाँ उगाओगे? जहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी होगी। इसका मतलब ए ग्रेड में फर्टिलिटी ज़्यादा थी, इसमें कम थी। अब इसमें फर्टिलिटी कम थी, इसलिए इसका थोड़ा प्राइस बढ़ गया, इसका रेंट बढ़ गया, इसके ऊपर रेंट ज़्यादा हो गया। और इसके ऊपर जो रेंट होगा वो होगा आपका मार्जिनल रेंट। कौन सा होगा? मार्जिनल रेंट। ये आप अजम्पशन में पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा। मार्जिनल रेंट का मतलब होता है जीरो रेंट, इस पर कोई रेंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी नहीं है, इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए इस पर रेंट होगा। इसके ऊपर क्या होगा? रेंट होगा। और इसके ऊपर जो रेंट होगा उसको बोला जाएगा सरप्लस रेंट। क्या बोला जाएगा? सरप्लस रेंट। इसके ऊपर जो रेंट होगा उसको बोला जाएगा सरप्लस रेंट। और जो दूसरी बी ग्रेड की लैंड थी वो इतनी फर्टाइल नहीं थी एज कम्पेयर टू ए ग्रेड, इसलिए उसके ऊपर जो रेंट होगा उसको बोला जाएगा मार्जिनल रेंट। क्वेश्चन एग्जाम में आता है मार्जिनल रेंट का मतलब क्या होता है, तो आंसर बच्चे लगाते हैं कि एडिशनल इन, कोई भी रेंट के अंदर एडिशनल होना। मैंने बताया था कि टोटल में एडिशन होना ही मार्जिनल कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिनल रेंट का मतलब है गाइस, ध्यान से सुनना, वो है जीरो रेंट। इस पर कोई रेंट नहीं होगा, इस पर कोई भी रेंट नहीं होगा। हालांकि ये चीज़ वैलिड नहीं होती, पॉसिबल नहीं है हकीकत में, बट रिकॉर्डों के अकॉर्डिंग ये था, रिकॉर्डिंग थ्योरी में ये था, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को बोला जाता है, ये कोई लैंड कौन सी है, इसी को आप नाम दे सकते हो मार्जिनल लैंड का नाम देना। ये लैंड की बात हो रही थी कि ये मार्जिनल लैंड है, इसके ऊपर क्या होगा? जीरो रेंट, इस पर कोई रेंट नहीं है। मार्जिनल लैंड कौन सी लैंड है जिसपे कोई रेंट नहीं है? मैं लिखवा भी रहा हूँ स्टार्ट साइड पे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मार्जिनल लैंड का मतलब क्या है, जिसके ऊपर मैक्सिमम रेंट मिलेगा, जिसके ऊपर मिनिमम रेंट मिलेगा, जिसके ऊपर जीरो रेंट मिलेगा, जीरो रेंट मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद रखना। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो को चले तो रिकॉर्डो को चले रिकॉर्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो मार्जिनल रेंट का मतलब होता है जीरो रेंट। क्या मतलब होता है? जीरो रेंट। चलिए फिर क्या हुआ, थोड़ी डिमांड और बढ़ने के बजाय एक और लैंड यूज़ की गई, दैट इज़ का सी ग्रेड। सी ग्रेड मतलब इन सबसे कम फर्टाइल है। अब ये वाली जो लैंड बन गई, ये वाली लैंड कौन सी बन गई? ये बन गई रेंट वाली लैंड, रेंट लैंड। इस पे बन गई ये वाली कौन सी लैंड बन गई? ये बन गई रेंट लैंड, जो क्या करके दे रही है आपको? प्रॉफिट दे रही है, जो प्रॉफिट दे रही है। ये वाली जो लैंड बनी, अब ये कौन सी लैंड बन गई? ये बन गई मार्जिनल लैंड, ठीक है। इसको ही बोल देना ए ग्रेड कौन सी बनी? प्रॉफिट। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको बस इसमें यही याद रखना कि मार्जिनल लैंड क्या होती है? जिसपे कोई रेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी जो फर्टाइल क्वालिटी होती है बाकी दूसरे वर्ड से सबसे कम होती है। सी के कंपेरिजन जैसे उसने डी वाली, जिसने डी वाली ली, तो इस डी वाले के अकॉर्डिंग ये बन गई मार्जिनल लैंड, इसके अकॉर्डिंग ये बन गई प्रॉफिट लैंड, इसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा था। तो इसलिए उसने एक्सप्लेनेशन में क्या किया, इसके अलग अलग 4 एग्जाम्पल लिए। इसने बोला कि अलग अलग फर्टाइल की जो लैंड होगी उसके ऊपर जो रेंट होगा वो डिपेंड करेगा उसकी लैंड की क्वालिटी की फर्टाइल के ऊपर। तो याद रखना, इसने जो लैंड डिफरेंट किया था, लैंड जो बांटा था, उस किसके अकॉर्डिंग बनाता था? उसकी फर्टाइल क्वालिटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फर्टाइल क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको बांटा था लैंड को। तो याद रखना, रेंट लैंड कौन सी होती है? जिसकी फर्टाइल क्वालिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकंड की। और सेकंड जिसकी किससे कंपेयर, सबसे डाउन वाला, लीस्ट वाला, उसको बोलते हैं मार्जिनल लैंड, जिसके ऊपर कोई भी रेंट नहीं होगा, ठीक है। मार्जिनल लैंड के ऊपर कोई भी रेंट नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें अजम्पशन क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, इसने कुछ चीज़ें अज्यूम करके चली कि ऐसा ही होगा, उसके ऊपर ये थ्योरी वैलिड होगी, ठीक है। बहुत सारे इसके लिमिटेशन भी थे। चलिए इसने थ्योरी में क्या बताया, देखिए ध्यान से पढ़िएगा भी। सबसे पहला अजम्पशन देखिए, सबसे पहले जो एज्यूम किया इसने बोला था कि लैंड डिफर इन देयर फर्टिलिटी, वी कैन कैटेगराइज लैंड अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको याद रखना है कि रिकॉर्डों के अकॉर्डिंग उसने लैंड को बांटा था, किसके अकॉर्डिंग बांटा था? उसको कैटेगराइज किया था अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग लैंड को बांटा था, ग्रेड ए, बी और सी, डी में जो भी बांटा था, ठीक है। उसने दूसरी बात बोली थी
कि सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, आप लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है, वो आप ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो एक इसका फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। एक ये पहले वाला तो वैसे ही पता है कि इसने लैंड को ग्रेड में बांटा था, किसके अकॉर्डिंग, उसके फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग। उसने एक बात और बोली, रिकार्डो ने एक चीज़ को यूम किया, उसने बोला कि लैंड हैज़ नो अल्टरनेट यूज़, लैंड यूज़ ओनली कल्टीवेशन। उसने बोला कि लैंड का और कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मीन्स इसको आप कोई भी इस पर बिल्डिंग बना के किराए पे नहीं दे सकते, इस पर कोई और कुछ नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ क्या होगा, कल्टीवेशन किया जाएगा, इसमें सिर्फ फसल उगाई जाएगी। लेकिन रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग देखें तो उसने कौन सी फसल का एग्जाम्पल लिया था, डेट इज़ कॉल्ड कॉर्न। कौन सा, कॉर्न की फसल का एग्जाम्पल लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट उसने बोला था लैंड को हम डिफरेंट ग्रेड में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी। दूसरा पॉइंट उसने बोला कि लैंड आपकी जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है। सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है। सप्लाई फिक्स्ड होगी तभी डिमांड बढ़ने से सप्लाई कम पड़ जाएगी और आपकी रेंट बढ़ेगा। लैंड का कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ यूज़ क्या किया था, उसने बोला कि कल्टीवेशन का यूज़ होगा। और रिकॉर्डर के अकॉर्डिंग उसने किसका कल्टीवेशन किया था, कॉर्न का, ठीक है, जो उसने एग्जाम्पल दिया था। उसने बोला था डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जो डिमांड होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्यों होगा, क्योंकि उसमें बात ही कल्टीवेशन की हुई है। उसने बोला था वो सीधा सीधा रिलेट करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन कितनी है। तो ये कॉमन सी बात है कि जिस जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकेगा, तो उसकी डिमांड उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये कॉमन सी बात है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लैंड का यूज़ किसके लिए किया था, उसने सिर्फ लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया था, उसमें कॉर्न की फसल का, ठीक है। चलिए आगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। देयर आर परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट, इट मीन्स दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर होमोजीनियस एंड हैव द सेम प्राइस। उसने बोला था कि उसके अकॉर्डिंग, रिकार्डो के अकॉर्डिंग क्या था, परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है कि जब आपके पास होमोजीनियस एक जैसा प्रोडक्ट होता है, एक मैं आपको मार्केट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट है सबके पास। अब सबके प्राइस भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, प्राइस चेंज नहीं कर सकते। इसलिए बोला कि इसका मतलब होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है और सबके क्या है, सेम प्राइस है। आपको याद रखना है कि रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग मार्केट कैसी होनी चाहिए, तो आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। मार्केट कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे याद कर लो कि एक ही फसल का एग्जांपल लिया था कॉर्न का, तो एक ही फसल है, सेम फसल, प्राइस भी सेम होगा, इसलिए कंपटीशन कौन सा बन गया, परफेक्ट कंपटीशन। आगे उसने क्या बोला था, लैंड इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन किससे की जाएगी, सिर्फ लैंड से। कोई लेना देना नहीं, कोई मशीन लगा रहे हो, कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, वो प्रोडक्शन का काम कोई नहीं है, सिर्फ लैंड की बात हुई थी। आपको बस इतना याद रखना है कि रिकार्डो ने सिर्फ और सिर्फ लैंड की ही बात करी थी। किसकी बात की थी, लैंड की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उसने बोला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू द एग्रीकल्चर। कौन सा लॉ अप्लाई होगा, डिमिनिशिंग क्या होता है, कम होना, कोई चीज़ का कम होना, तो जो उसके ऊपर रिटर्न आएगा वो क्या होगा, एग्रीकल्चर को कम होता जाएगा। डेफिनेटली जब एक बार फसल उगाई, दूसरी बार, तीसरी बार उगाई, तो धीरे 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 कम होता जाएगा प्रोडक्शन। तो इस पर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज होता है एग्रीकल्चर के ऊपर। कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। एक परफेक्ट मार्केट थी, उसके लैंड का यूज़ तो ये सबको पता चल ही गया है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लिख देगा कभी, ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट लिख देगा रिटर्न। तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ही इसके ऊपर अप्लाई होता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट इसके। देयर एग्जिस्ट मार्जिनल और नो रेंट लैंड। तो मार्जिनल लैंड मैंने बताई क्या होती है, जिसको आप नो रेंट लैंड भी बोलते हो, तो ये भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोई लैंड नहीं है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस पर कोई भी रेंट नहीं मिलेगा। लेकिन रिकॉर्डों के अकॉर्डिंग चलें तो उसने बोला था कि वहाँ पे एक मार्जिनल लैंड भी एग्जिस्ट करती है इसके अंदर, जिसमें आपको कोई रेंट नहीं मिलेगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इसके अजम्पशन। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट अजम्पशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता है, उसने लैंड का इस्तेमाल किया था, सिर्फ लैंड की बात की थी और लैंड को बांटा था उसके फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग। एक तो ये पॉइंट याद रखोगे आप, पहला पॉइंट।
अजम्पशन में। तो सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, उसने बोला था कि लैंड को हम और कोई भी चीज़ तरह यूज़ नहीं कर सकते, लैंड को सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और किसका कल्टीवेशन का एग्जांपल लिया था उसने? कॉर्न का। और उस टाइम पे उसने बोला था कि कॉर्न क्या डिसाइड करेगा? आपका कॉर्न ही डिसाइड करेगा प्राइस ऑफ लैंड, ना कि लैंड डिसाइड करेगा प्राइस कॉर्न के। तो कॉर्न ने डिसाइड किया था लैंड का प्राइस क्या होगा, वैल्यू ऑफ लैंड क्या होगी, ठीक है, इसमें रेंट कितना ज़्यादा कम होगा, तो वो कॉर्न के अकॉर्डिंग हुआ था। तो याद रखना इस पॉइंट को। आगे है डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये कॉमन सी बात, डिमांड किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखोगे आप कि इसमें परफेक्ट कंपटीशन था मार्केट में। कैसा कंपटीशन होना चाहिए? परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। लैंड किसके लिए यूज़ की जाती है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के लिए लैंड ही यूज़ की जाती है और कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ नहीं किया जाता। आपको पता है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो इसमें लैंड का ही इस्तेमाल किया है। ये तो कॉमन सी बात है, मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ ये लैंड। इस पर कौन सा लॉ अप्लाइज होता है? तो दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज होता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिनल लैंड भी इस्तेमाल होती है जहाँ पे कोई भी रेंट नहीं मिलता है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए, ये रिकॉर्डर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, उसने कैसे बांटा था, कैसे किया था। उसने बोला था रिकॉर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उसने एक एग्जांपल लिया। उसने बोला लेट अस एज्यूम दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लैंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। तो आपको पता है लैंड को किस प्रकार बांटा गया था? फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। एक होगी ए ग्रेड लैंड। ए ग्रेड लैंड कौन सी होगी? ए ग्रेड लैंड वो लैंड होगी जो मोर फर्टाइल होगी सबसे ज़्यादा देन बी से। और बी ग्रेड जब ज़्यादा फर्टाइल होगी सी से, और सी ज़्यादा होगी डी से, और आगे डी ए से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए वाली लैंड है वो क्या है? सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। और डी वाली लैंड क्या है? सबसे कम फर्टाइल है। सबसे ज़्यादा कम और सबसे कम फर्टाइल है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं इसके लिए। चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। आपने लैंड को मान लीजिए अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। पहली लैंड है, ये कौन सी लैंड होगी? जो मोस्ट फर्टाइल लैंड होगी, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी। और इसी को बोला जाता है आपका कौन सी लैंड? सरप्लस लैंड। सरप्लस लैंड जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है उसको बोलते हैं सरप्लस लैंड बोला जाता है। फिर बी ग्रेड, फिर सी, फिर डी, फिर ए। इसमें सबसे कम फर्टाइल कौन सी है? ये वाली। मान लीजिए ये कौन सी? लेस फर्टाइल, इसलिए इसमें सबसे कम कल्टीवेशन होगा, इसमें सबसे कम प्रॉफिट होगा, सबसे कम रेंट होगा। मान लीजिए सबके ऊपर आप एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हो 1000, मतलब पहली बार फसल उगाने में जो खर्चे आए, ज़मीन के ऊपर खर्चे नहीं हो रहे, ये किस पे खर्चे हो रहे हैं? जो उसके ऊपर फसल उगा रहे हो उस फसल पे कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। उसकी फसल को उगाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है उसके खर्चे की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर कितना फर्टिलाइज़र यूज़ किया, ज़मीन की इम्प्रूवमेंट के लिए लैंड की, उसमें लेना देना नहीं है। तो सब में मान लीजिए आपने 1000 सब फसलें जितनी भी लैंड है सब के ऊपर खर्चा सेम किया। अब सबकी फर्टिलिटी अलग है तो उसका प्रोडक्शन वैल्यू भी ज़्यादा कम होगी। जिसकी सबसे अच्छी फर्टाइल क्वालिटी है उसमें मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया 5000 का, तो रेंट कितना बन गया? तो रेंट होता आपका टोटल प्रोडक्शन और उसमें जो खर्चे है वो माइनस कर दो, बचा कितना? 4000। इसका मतलब 4000 का आपको रेंट मिल गया, 4000 का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 4000 का प्रॉफिट हो गया। इसी तरह फिर दूसरी लैंड पे आपने इतना ही, क्योंकि एक फसल उगाने में उतना ही खर्चा होगा। फसल कॉर्न की उगाई जा रही है मान लीजिए, तो इस पर कितना हुआ? 4000 का प्रोडक्शन हुआ क्योंकि फर्टाइल थोड़ी सी कम थी। अब ये कितना हो गया? 3000 का रेंट हो गया। इसी तरह चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी लैंड इतनी बेकार लैंड हो जाएगी कि इतना खर्चा कर रहे हो और इतने का ही प्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब आपको कितना मिला? कुछ भी रेंट नहीं मिला, 0 प्रॉफिट हुआ। और इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा मार्जिनल लैंड। कौन सी लैंड है? मार्जिनल लैंड, जिसके ऊपर मुझे कोई भी रेंट नहीं देगा, कोई भी इंसान मुझे इसके ऊपर रेंट नहीं देगा। क्यों देगा भाई? उसको पता है इस पर अगर मैं 1000 खर्चा कर रहा हूँ, 1000 की फसल होगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और इससे भी बुरी लैंड होगी तो मैं नेगेटिव में चला जाऊंगा। जब आपका 0 हो जाएगा मतलब मार्जिनल लैंड उसको मैं बोलूँगा, उसको मैं क्या बोलूँगा? मार्जिनल लैंड। अब एक चीज़ यहाँ से सुनना, मैंने बात की थी डिफरेंशिएट रेंट की। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच का रेंट का फ़र्क कितना है? 1000 रुपये का। इसके बीच का कितना? 1000 का। इन सब के बीच में रेंट का फ़र्क है ना, और इसी को बोला जाता है कौन से फ़र्क है ये है आपका डिफरेंशिएट लिख लेना स्पेलिंग, डिफरेंशिएट रेंट या सरप्लस रेंट। तो कम ज़्यादा रेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि जिसकी फर्टाइल ज़्यादा होगी उसमें रेंट भी ज़्यादा मिलेगा, और इसको बोला जाता है डिफरेंशिएट रेंट। और मार्जिनल रेंट कौन सा होता है?
जिस लैंड के ऊपर जीरो रेंट मिलेगा, नो रेंट मिलेगा। ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ, इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट तो ऐसे होगा, आप देखिए यहाँ पे ये पहले ए फसल उगाई, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर ई। ठीक है, ये आप इसको दे लीजिए, ये मान लीजिए 1000 का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे 2000 की फसल हुई, यहाँ पे 3 की हुई, फिर 4 की हुई, फिर 5 की हुई। तो पहली बार ए के अकॉर्डिंग यहाँ आया था पॉइंट, दूसरी बार बी के अकॉर्डिंग यहाँ आया था, तीसरी बार यहाँ आया था, चौथी बार यहाँ आया था, पांचवी बार यहाँ आया था, यही आया था ना पॉइंट, ये वाला लास्ट टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, देखिए कम हो रहा है। तो इसी को तो मैंने बोला था क्या होता है, लॉ कौन सा अप्लाई होता है इसमें, डिमिनिशिंग रिटर्न। इस पे जो प्रोडक्शन होगा लैंड के ऊपर वो क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, देखो खुद देख सकते हो ये कैसा हो रहा है, देखो कम होता जा रहा है। तो इसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब जो रिटर्न है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी, समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, कोई टेंशन लेने में बात नहीं है, आपको मैंने पॉइंट बता दिए। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए। इसका मतलब ये था बेसिकली इसने लैंड की एग्जांपल ली थी, इसमें कॉर्न की फसल उगाई थी, उसमें उसने समझाया था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अजम्पशन होती है, क्या क्या होता है इसमें, मार्जिनल या नो रेंट रेंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। रिटर्न कैसा होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। लैंड ही एक फैक्टर है जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और मार्केट कैसी होगी, परफेक्ट कंपटीशन जिसमें होमोजीनियस और सेम प्राइस होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशन की, देन उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। सबसे पहला देखिए लिमिटेशन क्या बोला था इसने, सबसे पहले इसका जो लिमिटेशन है थ्योरी के जो जहाँ पे ये फिट नहीं बैठती वो क्या क्या है। सबसे पहला इसने एक बोला था ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लैंड, मतलब इसने बोला था कि जो ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लैंड है, मतलब इंडिस्ट्रक्टिव का मतलब ये डिस्ट्रक्शन नहीं होता है इसका। जैसे आपकी लैंड है, फर्स्ट टाइम इस पर आपने फसल उगाया तो अच्छा फसल हुआ, अगले साल ही बोल रहा है कि इतना ही फसल होगा, तीसरे साल भी इतना ही होगा, मतलब ये इंडिस्ट्रक्टिव है, ये इंडिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। बट हकीकत में ऐसा नहीं होता, मॉडर्न थ्योरी ने बोला कि ऐसा नहीं होता। तो ये इसका एक लिमिटेशन था कि ऐसा हकीकत में नहीं होता। ठीक है, लैंड एक जैसी फिक्स नहीं रहती, इसकी जो फर्टाइल क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। रेंट इज ड्यू टू फर्टिलिटी बट नॉट ड्यू टू स्केर्सिटी, इसने सिर्फ बात की थी जो रेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, फर्टिलिटी की वजह से होगा, लैंड की वजह से होगा, फर्टिलिटी की उसकी कैसी है। इसने सिर्फ एग्जांपल ली थी कि फर्टिलिटी कैसी, उसी हिसाब से उसका रेंट होगा। इवन कि इसने स्केयर सिटी की एग्जांपल नहीं ली थी, ये इसका लिमिटेशन है, क्योंकि स्केयर सिटी से ही ज़्यादा आपको रेंट कम ज़्यादा होता है। किस एरिया पे आपकी लैंड है उसी हिसाब से आपको रेंट मिलता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलिटी। ठीक है, बट इसने बोला था कि रेंट सिर्फ फर्टिलिटी की वजह से होता है। इसने एक रॉन्ग एजम्पशन और दिया था जो बोला था कि नो रेंट लैंड है। इसने बोला था कि मार्जिन लैंड आई थी ना, इसमें मार्जिन लैंड एग्जिस्ट करती है, वो भी इसका रॉन्ग एजम्पशन था, ऐसा नहीं होता। लैंड कभी भी आपकी नो रेंट लैंड कभी नहीं होगी, लैंड की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए एक और इसने रॉन्ग एजम्पशन दिया कि परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन ये भी गलत है, ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी जो मार्केट है उस पर एक ही फसल की होगी तो उसमें हर तरह की फसल होगी, इसमें परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। और परफेक्ट कंपटीशन वैसे भी आपकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये भी इसका रॉन्ग एजम्पशन था। इसने ये एक पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है, रेंट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस, जो रेंट है वो एंटर नहीं करेगा प्राइस के अंदर, मतलब प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने से, इसने क्या बोला, कोई फसल या किसी चीज़ के प्राइस कम ज़्यादा होने से रेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब रेंट को उसने ऐड ही नहीं करा, तो रेंट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस। ठीक है, एक चीज़ ये रखना कि प्राइस कम ज़्यादा होने से रेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे इसने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया स्केर्सिटी ऑफ प्रिंसिपल को। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्केर्सिटी को उसने माना ही नहीं था, निगलेक्ट कर दिया, ये भी गलत था। इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ रेंट, ये रेंट की इनकम्प्लीट थ्योरी थी। ओनली वन यूज़ ऑफ लैंड, तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, इसका लिमिटेशन है कि उसने सिर्फ लैंड का यूज़ किया था, उसने और कोई भी फैक्टर यूज़ नहीं किया था। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लैंड, ये भी इसका लिमिटेशन था। ठीक है, बाकी परफेक्ट कंपटीशन ये सब तो गलत है ही है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आज की रिकॉर्डिंग थ्योरी। रिकॉर्डिंग थ्योरी में इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले इसने जो एक्सप्लेन किया था वो किया था फर्टाइल के अकॉर्डिंग, इसको अलग अलग बांटा था ग्रेड में, किसके अकॉर्डिंग, फर्टाइल के अकॉर्डिंग। इस पर कौन सा लॉ वैलिड होता है, डेट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई। इसके अंदर मार्जिनल लैंड या नो रेंट लैंड एग्जिस्ट करती है, लैंड सिर्फ प्रोडक्शन के लिए यूज़ की गई थी। मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी फसल उगाई थी, कॉर्न की। ठीक है,
तो ये है आज की आपकी रिकार्डियन थ्योरी का छोटा सा कॉन्सेप्ट, और आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। आप इसको अभी क्वेश्चन बना सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।